अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये हमारा सितंबर दिसंबर 2021 का क्वेश्चन नंबर 1 है। लास्ट वीडियो में अगर आप जो लास्ट प्रैक्टिस वीडियो थी उसमें आप चेक कीजिएगा, हमने मार्च जून 2021 का पास पेपर कंप्लीट कर लिया था। जो लास्ट हमारी वीडियो थी, जो प्रीवियस वीडियो थी इससे पहले वाली, उसमें बेसिकली हमने मार्च जून 2021 का क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। क्योंकि ऑब्वियसली बार बार कह चुका हूं, whoever is watching this lecture except those they are watching on YouTube, उसकी तो बात अलग है। those they are enrolled, तो ऑब्वियसली ये हमारा लेक्चर समवेयर 121 होगा। तो एग्जाम्स आर वेरी नियर, तो मेरी पूरी कोशिश होगी शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम में ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स बेसिकली मैं आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकूं। ठीक है जी, तो देखते हैं कितने शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम में आई कैन एक्सप्लेन दिस। बेटा पहले में 4 मार्क्स दे रहा है जी, वो कह रहा है व्हाई इट वाज करेक्ट टू इनिशियली क्लासिफाई ग्रीन कंपनी एज एन एसोसिएट। इनिशियली क्यों भाई ग्रीन कंपनी को एसोसिएट क्लासिफिकेशन करेक्ट है ये बताएं, एज अपोज टू सब्सिडरी। व्हाई नॉट सब्सिडी ऑन 1 अप्रैल 2002। 4 मार्क्स। ए का 2 है जी, हाउ ग्रीन कंपनी शुड बी अकाउंटेड फॉर एज एन एसोसिएट यूजिंग इक्विटी मेथड in the consolidated statement of financial position of Chakal Company at 31st March 2006. Your answer should also explain how the revaluation of the land 1st April X5 was accounted for. Exhibit 2 में include all relevant calculations, सारी relevant calculations बताएं। 5 मार्क्स। ए के अगर मैं 2 की बात करूं तो बेसिकली इक्विटी अकाउंटिंग आपको पता है बहुत आसान है। ऑल वी नीड इज, आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं शेयर एंड पोस्ट रिजर्व्स। अब शेयर एंड पोस्ट रिजर्व में इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आपकी जो एसोसिएट है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में अगर लेट्स से कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है तो उस रीवैल्यूएशन सरप्लस में भी पेरेंट को अपना शेयर लेना पड़ेगा। अगर पोस्ट एक्विजिशन ऑफ एसोसिएट के केस में कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस आता है तो उस रीवैल्यूएशन में भी ऑफ कोर्स पेरेंट को उसका शेयर मिलेगा। फिर हम सबको एक और चीज पता होनी चाहिए, आईएएस 12 के अंदर इनकम टैक्सेस में हम बहुत अच्छे से एक चीज पढ़ चुके हैं कि जब रीवैल्यूएशन बेसिकली क्रिएट होता है तो टैक्सेशन अथॉरिटीज रीवैल्यूएशन को नहीं मानते। जब टैक्स वाले रीवैल्यूएशन को नहीं मानते, होता है कि जो आपका एसेट है उसके कैरिंग अमाउंट में तो रीवैल्यूएशन आ जाता है, बट द रीवैल्यूएशन डज नॉट अफेक्ट द टैक्स बेस। टैक्स बेस अपनी जगह पे रहती है। रीवैल्यूएशन से आपके एसेट का कैरिंग अमाउंट इंक्रीज होता है लेकिन टैक्स बेस जो ओरिजिनली पहले थी सेम रहेगी। तो होता है कि रीवैल्यूएशन की वजह से एक टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट होता है, और टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस को जब हम टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आती है। लेकिन आईएएस 12 ये कहता है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जिसकी वजह से आएगी चार्ज भी उसी को करेंगे। रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आती है हम चार्ज भी किसको करते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस को। तो उससे बेसिकली आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई डेबिट हो रहा होता है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी बेसिकली क्रेडिट हो रही होती है। आगे चलते हैं जी, whether the classification of Chakal company's investment in green should be changed, इस दिन चेंज होगी कि नहीं होगी। देखिए क्लासिफिकेशन तो उसी वक्त चेंज होती है जब स्टेटस चेंज हो। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मेरी एसोसिएट है, मैं एडिशनल होल्डिंग ले लेता हूं और उसका स्टेटस एसोसिएट से सब्सिडी बन जाता है तो डेफिनेटली क्लासिफिकेशन चेंज होती है। या एक कंपनी आपकी सब्सिडरी है और आप कुछ टाइम के बाद अपनी कुछ होल्डिंग बेच देते हैं और सब्सिडी से एसोसिएट में आ जाती है तो अगेन क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस तरह की क्लासिफिकेशन चेंज की बात हो रही है। बी में कह रहा है ऑन द अजम्पशन दैट चकल कंपनी ऑब्टेन्स इज इन कंट्रोल आ गया। अच्छा ये एक्सप्लेन करें क्या, हाउ द फेयर वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एंड करंट एसेट एट एक्विजिशन इंक्लूडिंग एनी डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुड बी कैलकुलेटेड से इंक्लूडिंग डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट। यहां रुक जाए। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भी कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस करते हैं तो हमें एक चीज तो पता है, एट एक्विजिशन आपको सब्सिडी के तमाम नेट एसेट को फेयर वैल्यू पे लाना होता है। और जब हम फेयर वैल्यू की बात करते हैं तो बेसिकली किसी भी एसेट या लायबिलिटी की जो फेयर वैल्यू को हम डिटरमिन करने की बात करते हैं तो वी टेक हेल्प फ्रॉम आईएफआरएस 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। फेयर वैल्यू मेजरमेंट बेसिकली आपको बताता है आपका जो एसेट है या लायबिलिटी उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी। अब इस सवाल में कैटेगोरिकली एग्जामिनर ने एक चीज बोल दी है कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के साथ साथ वो कहते हैं भाई इंक्लूडिंग एनी डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट। अब नॉर्मली वो डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करता तो हम करते क्या है, जो भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आती है उसको एज इट इज ले लेते हैं, कुछ नहीं करते। सिंस इट इज कैटेगोरिकली मेंशन ओवर हियर तो फिर हमें एक चीज पता होना चाहिए
कि एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से जो डेफर्ड एक्स आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है, लेट्स से फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से जो डेफर्ड एक्सेशन क्रिएट होता है, इट अफेक्ट्स योर गुडविल। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से बेसिकली जो डेफर्ड एक्स क्रिएट होता है एट एक्विजिशन, इट अफेक्ट्स गुडविल। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी डेफर्ड एक्स का इशू आएगा वो आपकी गुडविल को इफेक्ट करेगा। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अगर एसेट को इंक्रीज करती है, उसकी वजह से डेफर्ड एक्स लायबिलिटी आती है, लॉजिकली वो जो डेफर्ड एक्स लायबिलिटी एट एक्विजिशन आएगी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से, वो आपकी गुडविल को इंक्रीज करेगी। सवाल ये पैदा होता है कि सर वो गुडविल को कैसे इंक्रीज करेगी? बेटा आप खुद सोचें, एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से एक डेफर्ड एक्स लायबिलिटी अगर आ रही है, तो वो डेफर्ड एक्स लायबिलिटी बेसिकली आपके नेट एसेट एट एक्विजिशन को कम करेगी। जब नेट एसेट एक्विजिशन कम होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी गुडविल बढ़ेगी। लेकिन अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से कोई डेफर्ड एक्स एसेट आ रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से इंक्रीज है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डिक्रीज वाली भी हो सकती है। अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से डेफर्ड एक्स एसेट आता है एट एक्विजिशन, तो लॉजिकली वो आपकी गुडविल को कम करेगा, क्योंकि डेफर्ड एक्स एसेट की वजह से नेट एसेट एट एक्विजिशन बढ़ेंगे। तो ये सारी यहाँ पे हम डिस्कशन देखेंगे, क्या है क्या नहीं, 8 मार्क्स। फिर वो 2 में कह रहा है हाउ गुडविल स्लैश गेन ऑन बार्गेन परचेज शुड बी account calculated on first April X6. Your discussion should include a brief description the accounting treatment arising from the additional purchase। 18% इक्विटी जो एडिशनल आपने होल्डिंग ली है उसके ऊपर आप डिस्कशन करें, गुडविल कैलकुलेट करें और जरा ब्रीफ डिस्कशन डिस्क्रिप्शन दें। 18% जो आपने एडिशनल इक्विटी ली है उसकी जरा कैलकुलेशन बताएं। 8 मार्क्स। इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, फॉर एग्जांपल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अज्यूमिंग आपके पास लेट्स से कंपनी जो आपकी एसोसिएट है, अगर आप फर्दर होल्डिंग लेते हैं और वो कंपनी आपकी लेट्स से सब्सिडरी बन जाती है, तो होता कुछ ये कि जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले जो एडिशनल आपने होल्डिंग ली, हम फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेते हैं एडिशनल होल्डिंग की। इसके अलावा जो आपकी प्रीवियस होल्डिंग होती है हम उसकी भी फेयर वैल्यू मालूम करते हैं। तो जो एडिशनल आपने होल्डिंग ली है उसकी फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेंगे, प्लस जो होल्डिंग आपके पास पहले से मौजूद है एट द डेट ऑफ कंट्रोल, हम उसकी भी फेयर वैल्यू डिटरमिन करते हैं। तो और बुक्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट का कैरिंग अमाउंट होता है एट एक्विजिशन, उसको फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करेंगे, डिफरेंस गोस टू पीएनएल। चलिए पढ़ते हैं अब जरा सिनेरियो। ऑन 1 April X2, Chuckle Company acquired 30% of the equity shares of Grin Company. The consideration consists of 100 million cash दिया है जी। The carrying amount of the net asset of Grin Company on 1 April 2000 X2 were 280 million, which was the same as their fair value. यानी कि कोई fair value adjustment नहीं है, okay? Since then, Grin Company has been correctly treated as an associate in the consolidated financial statement of Chuckle Company. हमने ये बताना है कि जो इनिशियल क्लासिफिकेशन है एसोसिएट वाली, ये करेक्ट कैसे। The remaining 70% of the equity of the Grin Company at 1 April X2 is owned by a few other investors, none of which own more than 10% of equity of Grin Company. Analysis shows that all shareholders have voted independently in the past. Chuckle Company and Grin Company share some key management personnel. अब बेटा सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे बेसिकली हम एग्जिबिट 1 पे रहते हुए सिर्फ हमने बताना है कि जो इनिशियल क्लासिफिकेशन है ग्रीन कंपनी की 30% होल्डिंग की बेसिस पे वो एज एन एसोसिएट करेक्ट क्यों है। तो प्लीज सुनिएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली सबसे पहले आप IFRS 10 की बात करेंगे, क्योंकि IFRS 10 बेसिकली हमें बताता है कि यार हु हैज द कंट्रोल। उसके बारे में उस कंट्रोल के बारे में 3 मैजिकल लाइनें खुदा के लिए आपको याद होनी चाहिए IFRS 10 की, जिसमें नंबर 1 वो कहता है अगर आपने ये देखना है कि भाई इन्वेस्टर का इन्वेस्टी के ऊपर कंट्रोल है कि नहीं है, तो आप सबसे पहले ये देखें पावर ओवर द इन्वेस्टी। पावर ओवर द इन्वेस्टी वोटिंग राइट से पता चल जाएगी। सेकंड में वो कह रहा है आप ये देखें एक्सपोजर टू और राइट्स टू द वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट इन द इन्वेस्टी। इन्वेस्टर जो है बेसिकली जो इन्वेस्टी के रिटर्न, जो इन्वेस्टी से मिलने वाले जो वेरिएबल रिटर्न है, वो भी बेसिकली क्या है, इन्वेस्टर का राइट है कि उसे वो वेरिएबल रिटर्न में शेयर मिलेगा। एक्सपोजर है, एक्सपोजर की मीनिंग हम ये लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी 30-40% होल्डिंग है, ऑब्वियसली अगर वो अच्छे रिटर्न नहीं कमाएगा तो आई एम ऑल्सो फेसिंग द रिस्क। फिर
तीसरा पॉइंट ये होता है द एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टर्स रिटर्न। तीसरे में हम ये देख रहे होते हैं यार आपकी जो पावर है टू यू नो आपकी जो बीइंग एन इन्वेस्टर जो आपकी पावर है सिंपली टू इन्वॉल्व इन द रेलेवेंट डायरेक्ट एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टी, जिससे इन्वेस्टी के रिटर्न्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी पावर कितनी है। रेलेवेंट डायरेक्ट एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टी है आप उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना इफेक्ट करते हैं, आप उसकी इन्वेस्टिंग जो एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो तीन बातें देखी जाती हैं, पावर ओवर द इन्वेस्टी, राइट्स टू अ वेरिएबल रिटर्न, द एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टर रिटर्न्स। ये तीन बातें आपको याद होनी चाहिए। फिर अगली चीज, नॉर्मली ये अज्यूम किया जाता है बेटा, नॉर्मली ये समझा जाता है कि किसी मतलब सिंपली अगर आपके पास किसी कंपनी में मोर देन 50% होल्डिंग है तो एक नॉर्मल अजम्पशन है कि वो आपकी कंपनी वो कंपनी आपके लिए सब्सिडरी है। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि लेस देन 50% पे वो आपकी सब्सिडी नहीं हो सकती, लेस देन 50% में भी वो आपकी सब्सिडरी हो सकती है। लेकिन इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारी 30% होल्डिंग है, 70% होल्डिंग बाकी शेयर होल्डर्स के पास है। फिर एक और चीज इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो कुछ की मैनेजमेंट पर्सनल की बात हो रही है यहाँ पे, चकल कंपनी एंड ग्रीन कंपनी शेयर, ये जो कुछ की मैनेजमेंट पर्सनल को शेयर किया जा रहा है, ये एक किस्म की एविडेंस है कंट्रोल की, बट दिस सिर्फ इस एविडेंस की बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि कंट्रोल चकल कंपनी के पास ही है, क्योंकि इस पूरे पैराग्राफ में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि एजीएम के अंदर कभी भी ऐसा हुआ हो कि मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग राइट सिर्फ चकल कंपनी के पास हो, किसी और के पास ना हो। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि यार कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं जिसकी बेसिस पे हम डिसाइड कर सकेंगे वाकई चकल कंपनी बेसिकली पेरेंट है ग्रीन का, तो ग्रीन को इनिशियली एसोसिएट लेना बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 2 में बेटा आपने बताना था हाउ ग्रीन कंपनी should be accounted as an associate using equity method के accordingly आपने बताना है क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो देख लेते हैं। शक्ल कंपनी acquired, just a minute, this is exhibit 2, exhibit 2, exhibit 2, okay, पहले यहाँ की बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर मैं ए के 2 की बात करूं तो बेटा आप सबसे पहले उसको अपने एग्जामिनर को इक्विटी अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे, आप उसे बताएंगे जी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एसोसिएट को जो हम इक्विटी मेथड पे वैल्यू करते हैं, इक्विटी मेथड में आप सिंपली उसे बताएंगे कि इनिशियली इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कॉस्ट पे रखा जाता है और फिर सब्सिक्वेंटली जो इंक्रीज आया है पोस्ट एक्विजिशन में प्रॉफिट में, उसमें पेरेंट को शेयर मिलता है। इन एडिशन टू दैट अगर हमारी जो एसोसिएट है अगर पोस्ट एक्विजिशन में हमारी जो एसोसिएट है उसमें कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है तो उस रीवैल्यूएशन सरप्लस में भी बेसिकली पेरेंट को शेयर मिलेगा। लेकिन सिंस रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है, तो होता है कि ओसीआई के अंदर अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है तो उसकी रिलेटेड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आती है। तो बेसिकली हम नेट ऑफ करके जो रीवैल्यूएशन बचेगा उसमें पेरेंट को शेयर दे देंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली 100 मिलियन है, और जिस दिन हमने बेसिकली अपनी एसोसिएट को खरीदा था उस दिन उसके नेट एसेट 286 थे। हमें बेसिकली जो बताना है किस डेट तक की अकाउंटिंग बतानी है, 31 मार्च X6 तक। तो अब चेक करते हैं मजीद कोई इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें दी हो 31 मार्च X6 तक की। तो बड़ा यहाँ देखें, चक्कल कंपनी acquired further 18% of the Green company's equity on 1st April 2006. The consideration for the further 18% of equity shares of Green company 1st April was 66 million. Additional 18% जो आपने होल्डिंग ली है उसकी फेयर वैल्यू 66 मिलियन है। द फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल 30% इक्विटी इंटरेस्ट जो है 127 मिलियन है जिस दिन कंट्रोल आपके पास आया। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट ऑफ ग्रिम कंपनी ऑन 1st April X6 was 348 million, which included some land which had been revalued upward कितना 15 million, correctly accounted for on 1st April X5, बिल्कुल सही अकाउंटिंग हुई है। डेफर्ड टैक्स अगर आप देखें डेफर्ड टैक्स at 20% had also been correctly accounted for
ऑन दिस गेन। ये जो 15 मिलियन का बेसिकली आपके पास जो रिवैल्यूएशन सरप्लस आया उस पे 20% का डेफर्ड टैक्स भी इन्होंने प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया। अब बेटा एक चीज समझनी है, बेसिकली आप सबसे पहले उसे इक्विटी अकाउंटिंग 1 या 2 में बता चुके थे। आप सिंपली एक कैलकुलेशन करके बता दें, उसे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का कैरिंग अमाउंट बता दें। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, हम उसे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का कैरिंग अमाउंट बेसिकली कैलकुलेट करके दे देंगे 31 मार्च 2006 को। बेटा सिंपली सबसे पहले आप ले लें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि 100 मिलियन है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज 100 मिलियन। अब बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, पोस्ट एक्विजिशन में बेसिकली 15 मिलियन का रिवैल्यूएशन सरप्लस आया है। वो जो 15 मिलियन का रिवैल्यूएशन सरप्लस आया उसका 20% डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। इसका 20% लेंगे तो 3 आता है। इट मींस पोस्ट एक्विजिशन में बेसिकली जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 12 मिलियन। इस 12 मिलियन में भी पेरेंट को बेसिकली शेयर मिलेगा, तो ऐड कर देंगे शेयर इन पोस्ट acquisition increase in revaluation net of deferred tax। तो बेसिकली इट इज 12 मिलियन, इसका 30% अगर मैं लूं तो 3.6 मिलियन आता है। अब बेटा रिवैल्यूएशन के अलावा जो भी पोस्ट एक्विजिशन में चेंज आया है वो, अच्छा ये जो 3.6 मिलियन है लॉजिकली ये ओसीए में हम दिखा रहे होंगे उसे नेट ऑफ टैक्स, क्योंकि ये चेक कर लें करंट ईयर में ही आया है। 1 अप्रैल 2005 को इन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 15 मिलियन बेसिकली इसी साल का चेंज है, करंट ईयर का। इसके अलावा जो भी पोस्ट, तो ये बेसिकली 3.6 मिलियन जो 31 मार्च X6 को बुक्स बनेंगी, तो करंट ईयर में बेसिकली आप ओसीआई के अंदर 3.6 को भी दिखाएंगे। जो ग्रुप का आप एसओसीआई बनाएंगे, पीएनएल बनाएंगे, उसमें बेसिकली 3.6 करंट ईयर में आएगा। इसके अलावा हम ऐड कर देंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स, ऐड कर देंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। अब बेटा जो शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स होगा उसमें बेटे जो भी इंक्रीज आया है उसमें जो आपको शेयर मिलेगा वो सारे का सारा इंपैक्ट जाएगा रिटेन अर्निंग के अंदर। अगर आप देखें तो इन्होंने आपको जो नेट एसेट दिए 31 मार्च X6 को जो नेट एसेट है 348 है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 286। ये 286 बेसिकली जो हम माइनस कर रहे हैं एट एक्विजिशन ऑफ एसोसिएट वाले माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं हम 12। ये 12 क्यों माइनस कर रहे हैं? बेसिकली रिवैल्यूएशन तो 15 मिलियन का आया था, 348 नेट एसेट्स है और उस 15 मिलियन के ऊपर क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है डेफर्ड टैक्स वगैरह प्रॉपर्ली कैलकुलेट हुआ हुआ है। इसका मतलब है 348 के अंदर बेसिकली 15 मिलियन का इंपैक्ट नहीं है। 348 के अंदर अगर 15 मिलियन का रिवैल्यूएशन है तो 3 मिलियन रिवैल्यूएशन से क्या होता है, आपके एसेट बढ़ते हैं, लेकिन 3 मिलियन का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी है, उस लायबिलिटी से आपका नेट एसेट कम होता है। तो 348 के अंदर नेट इंपैक्ट 12 मिलियन का है। उस 12 मिलियन को मैंने माइनस कर दिया क्योंकि 12 मिलियन का इंपैक्ट हम ऑलरेडी सेपरेटली 3.6 ले चुके हैं। अब जो भी बेसिकली हमें शेयर मिलेगा उससे कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स बेसिकली बढ़ेंगी। तो अगर इसका मैं 30% लूं, ये 15 मिलियन आता है। इट मींस इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का कैरिंग अमाउंट जो हमारे पास आएगा 100 प्लस 3.6 प्लस 15, ये हमारे पास आ रहा है 118.6। तो ये ए के 2 का आंसर है। पहले आपने उसको इक्विटी अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा बताया, फिर आपने उसको ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखा दी। इसके बाद ए के 3 को अब आप पढ़ें। ए के 3 में बेटा वो ये कह रहा है वेदर द क्लासिफिकेशन ऑफ चक्कर लिमिटेड इस दिन चेंज होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि देखिए आपके पास पहले से 30%। ए के 3 की बात करते हैं, समझेगा। ए के 3 की बात करते हैं जिसके लिए एग्जिबिट 2 इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब इसमें डिस्कशन क्या होगी बस वो मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप उसे बताएंगे कि यार ऑलरेडी चक्कल के पास ग्रिन में 30% होल्डिंग मौजूद है ऑलरेडी, प्लस एडिशनल 18% आ रहा है, इट बिकम्स ऑल टुगेदर 48%। अब जैसे ही आपके पास 48% होल्डिंग आती है, बाकी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं
वो सारे के सारे डिसबर्स शेयर होल्डर्स हैं और उन डिसबर्स शेयर होल्डर में से किसी के पास भी मोर देन 10% होल्डिंग नहीं है। तो अब यहां पे हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि जी हमारे पास इनके पास 48% होल्डिंग है और बाकी सारे के सारे डिसबर्स शेयर होल्डर्स हैं, उनमें से किसी एक इंडिविजुअल के पास भी मोर देन 10% होल्डिंग नहीं है, यानी कि लेस देन 10 तो होगी, मोर देन 10 नहीं है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जी एजीएम के अंदर जब भी कोई डिसीजन मेकिंग की बात होगी तो जो सबसे ज्यादा वोटिंग राइट कास्ट होंगे जिस डिसीजन के बारे में, वही डिसीजन लिया जाएगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं बेसिकली वो चक्कर लिमिटेड ही होगा। मजीद पढ़ लेते हैं इसके अलावा। अच्छा जी, इसके अलावा डेफर्ड एक्स वाली बात हम पढ़ चुके हैं। डेफर्ड एक्स एट 20% had also been correctly accounted for. Okay, individual this. The rest of the increase in the net asset of grain company since acquisition was solely due to profits. हमने भी ऐसा ही किया था, हमने 12 मिलियन का इम्पैक्ट रिवैल्यूएशन लिया नेट ऑफ डेफर्ड एक्स, बाकी सारा हमने कहा रिटेन अर्निंग में जाएगा। ग्रीन कंपनी पेड नो डिविडेंड ड्यूरिंग द दिस पीरियड. The remaining 52% of equity of the Green Company at First April X6 is owned by few other investors, none of which own more than 10%. On 1st April X6, Chakal Company also acquired some share options in Green Company, exercisable anytime until 31st March X6. Good. The exercise price of the option at 1st April X6 was just above the market price of the Green Company's shares. Green Company has also been profitable for a number of years and share price has been on an upward trend, which is expected to continue. Chakal Company would increase its ownership to 60% should it exercise its rights. It is believed that there would be an additional cost savings should the additional shares be acquired as decision at board level could be made more efficiently. अब बहुत काम का point. बेसिकली थोड़ी देर पहले भी हम डिसाइड कर चुके थे यार 30 से आपकी होल्डिंग 48% पे आ रही है, बाकी डिसबर्स शेयर होल्डर्स है और किसी भी एक शेयर होल्डर के पास बेसिकली जो होल्डिंग है वो मोर देन 10% नहीं है। इस बेसिस पे भी हम कंट्रोल डिसाइड कर रहे थे। अब इस पैराग्राफ में अगर आप देखें, जो मार्च जून 2021 का क्वेश्चन था वहां भी ये चीज आई थी और यहाँ भी आ रही है। बेसिकली यहाँ पे एक और चीज आ रही है, सब्सटेंटिव राइट्स। यहाँ पे चकल कंपनी के पास बेसिकली शेयर ऑप्शंस है। अगर चकल कंपनी उस शेयर ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है तो इनकी होल्डिंग 60% पे आ जाएगी। बोर्ड लेवल पे बहुत एफिशिएंटली ये लोग काम कर सकते हैं। अब होता ये सब्सटेंटिव राइट में ये देखा जाता है कि यार वो एक्सरसाइजेबल हो। एक्सरसाइजेबल मींस उसकी जो एक्सरसाइज प्राइस होती है उसको, ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस को फेयर वैल्यू ऑफ शेयर से बेसिकली कम होना चाहिए। अगर ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस फेयर वैल्यू ऑफ शेयर से कम है तो हम कहते हैं आपका जो ऑप्शन है इन द मनी और आप ऑप्शन को क्या करोगे, एक्सरसाइज कर लोगे। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो राइट नाउ ऑब्वियसली ऑप्शन इन द मनी तो नहीं है, लेकिन वैल्यू इस वक्त एक्सरसाइज प्राइस फेयर वैल्यू शेयर से थोड़ी ज्यादा जरूर है। लेकिन आप एक चीज इसमें अच्छे से देखें, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अगर चक्कर लिमिटेड बेसिकली क्या करता है, अपने शेयर ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेते हैं, इनकी होल्डिंग 60% पे जाने से होगा क्या कि एडिशनल कॉस्ट सेविंग आएगी और डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेहतर हो जाएगी, अप्रोप्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बेसिकली कह सकते हैं कि यार ये जो शेयर ऑप्शन का चक्कर कंपनी के पास एक राइट है एक्सरसाइज करने का, जिससे उनकी होल्डिंग 60% पे आ जाएगी, ये एक सब्सटेंटिव राइट है। इवन दो एक्सरसाइज प्राइस थोड़ी ज्यादा है इस वक्त, स्टिल हमें लगता है कि यार इसको एक्सरसाइज कर लेंगे क्योंकि इससे जो उनको सिनर्जीज मिलेंगी, जो बेनिफिट मिलेगा कॉस्ट सेविंग की फॉर्म में, जो बेनिफिट मिलेगा डिसीजन लेने की फॉर्म में, वो बेसिकली बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इन शेयर ऑप्शन एक्सरसाइजिंग द शेयर ऑप्शन राइट नाउ। तो इस बेसिस पे हमें लग रहा है कि यार चकल कंपनी बेसिकली अपने शेयर ऑप्शन को भी एक्सरसाइज कर लेगा। ये एक सब्सटेंटिव राइट है। तो बेसिकली अब तो हम साफ कह सकते हैं कि यार बेसिकली चकल कंपनी के लिए ग्रीन कंपनी ऑब्वियसली अब एक सब्सिडरी है और अब क्लासिफिकेशन बेसिकली डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। अब ये आपकी नो मोर एसोसिएट, इट हैज बिकम योर सब्सिडरी। और इसमें अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, एज एन एसोसिएट आपने जो इसका कैरिंग अमाउंट निकाला था इन्वेस्टमेंट का, ये 118.6 31 मार्च 2000x6 को इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का कैरिंग अमाउंट है। और फर्स्ट अप्रैल 2x6 की अगर मैं बात करूं तो 30% होल्डिंग की जो फेयर वैल्यू है 127 है। ऑब्वियसली जब कंट्रोल आएगा तो हमें बेसिकली अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट को भी फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। तो 118
118.6 से जब हम 127 पे आएंगे तो 8.4 का जो गेन आएगा ये बेसिकली पीएनएल में जाएगा। यहीं से हम अपनी बात शुरू करेंगे लेकिन नमाज ब्रेक के बाद, क्योंकि 5 मिनट रह गए असर की नमाज में, तो जमात पढ़ से नमाज निकल जाएगी, तो नमाज ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह यहीं से शुरू करते हैं। लेट मी पॉज द वीडियो। पॉज हो जाओ भाई। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं। नमाज ब्रेक इज ओवर। देखते हैं व्हाट वी हैव अदर रिक्वायरमेंट्स में क्या है क्या नहीं है। अच्छा जी, हाउ द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट और करंट एसेट एट एक्विजिशन कैसे आएंगी इंक्लूडिंग डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट। 8 मार्क्स पे डिस्कशन। एक्चुअली जब भी फेयर वैल्यू की बात होती है तो फिर आईएफआरएस 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट पे तो बात आएगी। और बी के 2 में बताना है गुडविल कैसे, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्कशन के साथ। पढ़ते हैं सवाल। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे भी बात कर लेते हैं आईएफआरएस 13 को लेकर। ओके। The carrying amount of the net asset of Grain on 1st April 2006 were as follows. ये हमारे पास carrying amount आ गया जी net asset का। Included within the non-current asset was the land which had been previously revalued upward. Previously 15 million का revaluation था on 1st April X5. The carrying amount of this land 1st April X5 and 2006 was 50 million, but its fair value was assessed to 60 million on 1st April X6. बेसिकली जिस दिन कंट्रोल आ रहा है उस दिन फेयर वैल्यू जो है वो 60 मिलियन है। 50 मिलियन के अंदर 15 मिलियन का इंपैक्ट ऑलरेडी मौजूद है। जब हम फेयर वैल्यू की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स आईएफआरएस 13 की बात करेंगे फेयर वैल्यू मेजरमेंट की। और आईएफआरएस 13 जब हम फेयर वैल्यू मेजरमेंट की बात करते हैं तो बेटा आईएफआरएस 13 में आपको एक चीज बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। आईएफआरएस 13 बेसिकली कहता है कि यार जब हम किसी एसेट की फेयर वैल्यू की बात करते हैं तो आपको बेसिकली ये देखना है कि उसकी जो वैल्यूएशन है उसकी आसान सी इंटरप्रिटेशन ये कि आपका जो एसेट है उसके अगेंस्ट एक मार्केट पार्टिसिपेंट क्या विलिंग है पे करने के लिए, और अगर लायबिलिटी है तो किस अमाउंट में लायबिलिटी सेटल्ड होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कैरिंग अमाउंट लैंड का 50 मिलियन है लेकिन उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 60 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बेसिकली आप उसको बताएंगे 10 मिलियन की लैंड में एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ रही है, और ये जो 10 मिलियन की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ रही है इस पे 20% की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी विच इज 2। क्योंकि एग्जामिनर ने बहुत ही कैटेगोरिकली हमें एक चीज बोली है कि जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैं आप उनको भी देखें इंक्लूडिंग द डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट। तो बेसिकली आईएफआरएस 13 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो फेयर वैल्यू आएगी, जो इंक्रीज फेयर वैल्यू में आ रहा है 50 से हम 60 पे जाएंगे 10 का है, जो कि एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, और उसकी वजह से 2 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आएगी। तो एट एक्विजिशन अगर मैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की बात करूं तो लैंड इंक्रीज अगर 10 से हो रहा है तो 2 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आएगी एट एक्विजिशन। लॉजिकली फेयर वैल्यू ऑफ लैंड जो कि 10 मिलियन से बढ़ेगी उससे आपकी गुडविल कम हो रही होगी, लेकिन जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 2 की आ रही है लॉजिकली उससे आपकी गुडविल बढ़ जाएगी, क्योंकि जो 2 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वो आपके नेट एसेट को कम करेगी। नेट एसेट कम होंगे एट एक्विजिशन तो डेफिनेटली गुडविल बढ़ेगी। तो 10 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से लॉजिकली गुडविल कम हो रही होगी, लेकिन 2 की जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है उसकी वजह से आपकी गुडविल बढ़ रही होगी। अच्छा जी, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि नेट जो इंक्रीज आ रहा होगा एट एक्विजिशन नेट एसेट्स में वो 8 का आ रहा होगा। अच्छा जी, मजीद पढ़ते हैं क्या सिनेरियो। करंट एसेट इंक्लूड फिनिश्ड गुड्स व्हिच कॉस्ट 84 मिलियन, उसकी फेयर वैल्यू 131 है। अब बेटा अगर करंट एसेट्स की फिनिश्ड गुड्स की बात करें तो फिनिश्ड गुड्स की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली एक एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होती है जिसमें से हम कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस कर देते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब हम अपनी फिनिश्ड गुड को सेल करने जाते हैं तो हमें कोई ना कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है सेल करने की। तो अंडर आईएफआरएस 13 फिनिश्ड गुड्स की जब हम फेयर वैल्यू की बात करेंगे तो एक एस्टिमेटेड सेल प्राइस है, माइनस किया जाता है उसमें से सेलिंग प्राइस को। अब अगर इसको यहाँ देखें आप 84 से 131 तो हमें जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नजर आ रही है, जस्ट अ मिनट, 131 माइनस 84 47। अब बेटा 47 की जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है इससे नेट एसेट एट एक्विजिशन बढ़ेंगे। फेयर वैल्यू की वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आएगी। तो जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही होगी इसका अगर मैं 20% लूं तो 9.4 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी।
तो हमारे पास जो फिनिश गुड्स के अंदर करंट एसेट के अंदर जो बेसिकली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ 47 की और उसकी वजह से जो डेफर्ड टैक्स आ रहा होगा बेसिकली 9.4 आ रहा होगा। मजीद पढ़ते हैं जी। On 1st April X6, the directors of Chakal Company also identified that Green Company should had an internally generated database of the customer who were likely to be interested in the purchasing their products. Although there were no contractual or legal rights associated with the database, a professional expert has estimated that the competitor of Green Company would be prepared to pay $5 million for this database. Green Company has not recognized the database as an asset within their individual financial statements. अब यहाँ पे सुनिएगा, डेटाबेस आपका जो एक इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है, उसको ग्रीन ने अपनी इंडिविजुअल बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया। बिल्कुल सही किया, क्योंकि आप खुद से डेटाबेस को जनरेट करके वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि चकल कंपनी समझे ग्रीन कंपनी को एक्वायर कर रही है। पेरेंट बेसिकली जो पेरेंट के एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं यार नहीं, इस डेटाबेस की एक फेयर वैल्यू है। तो लॉजिकली ग्रुप अकाउंट्स के अंदर 5 मिलियन की एक डेटाबेस की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आएगी। ग्रुप अकाउंट्स के अंदर हम इस इंटेंजिबल एसेट को बिल्कुल रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये जो 5 मिलियन की एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आएगी इंटेंजिबल एसेट वाली ग्रुप अकाउंट्स में, तो इस 5 मिलियन की वजह से भी एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी 1 मिलियन की। अगर मैं 5 का 20% लूं तो ये 1 मिलियन आता है। इसका मतलब ये कि यार एट एक्विजिशन डेटाबेस को एज एन इंटेंजिबल एसेट लेंगे और एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 5 की आएगी और इससे रिलेटेड एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी 1 की। तो आपने सिंपली उससे बता देना है आईएफआरएस 13 का रेफरेंस देते हुए, लैंड में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 10 की थी, उसकी वजह से 2 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी। फिनिश्ड गुड्स में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो हमारे पास आई है 47, उसकी वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 9.4 आ रही है। डेटाबेस इंडिविजुअल बुक्स में तो आप उसको सही किया, आपने उसको एज एन इंटेंजिबल ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ये जो 5 मिलियन है इसको डेफिनेटली हम क्या करेंगे, ग्रुप अकाउंट्स के अंदर बिल्कुल इस 5 मिलियन को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये जो डेटाबेस की 5 मिलियन की एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी, इसकी वजह से भी 1 मिलियन की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी। अच्छा, ये मजीद हम देख लेते हैं फाइनल रिक्वायरमेंट के, अब क्या मजीद करना है भाई। सर गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज का मतलब होता है नेगेटिव गुडविल। कैसे कैलकुलेट होगी उसकी डिस्कशन भी करें, पुरानी होल्डिंग की तो बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली पहले हमारे पास 30% होल्डिंग थी। मैं बी के 2 की अब बात कर रहा हूँ, बी के 2 की। हमारे पास पहले चक्कल के पास 30% होल्डिंग थी, अब इन्होंने एडिशनल 18% होल्डिंग ली। 30 पहले से थी, एडिशनल 18 ली, तो इट बिकम्स 48%। और वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि कंट्रोल आ रहा है। तो एक तो ये स्टेप एक्विजिशन का सिनेरियो है। स्टेप एक्विजिशन का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ अ सब्सिडी इन स्टेजेस। पहले एक एसोसिएट थी, नाउ इट हैज बिकम सब्सिडरी ऑन 1 अप्रैल 2006। ओके, अब ये जो 48% होल्डिंग की बेसिस पे हम डिसाइड कर चुके हैं कि कंट्रोल आ चुका है। तो एट एक्विजिशन जब कंट्रोल आपके पास आ रहा है तो सबसे पहले गुडविल निकलेगी। अब जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो जो एडिशनल 18% होल्डिंग हमने ली है, हम उसकी फेयर वैल्यू लेंगे 66, और प्रीवियस जो 30% होल्डिंग है हम उसकी फेयर वैल्यू लेंगे 127। प्रीवियस होल्डिंग को भी उसकी फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ, जो मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट का कैरिंग अमाउंट आपके पास 118.6 था, उसकी फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन 127 है, इसका डिफरेंस 8.4 आता है। ये बेसिकली आपके पास गेन है और ये गेन आपके पीएनएल में आएगा। अब एसोसिएट से कंपनी आपकी क्या बन रही है, सब्सिडरी। तो जो एडिशनल 18% आपने होल्डिंग ली है उसकी फेयर वैल्यू 66 है, और जो प्रीवियस 30% होल्डिंग है उसको भी उसकी फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे, और इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट का कैरिंग अमाउंट और 127 की फेयर वैल्यू का डिफरेंस पीएनएल में जाएगा। अच्छा जी, ये वाली बातें होगी। मजीद हम देख लेते हैं क्या इन्होंने कोई पॉलिसी दी है एनसीआई को लेके। करंट रेट ऑफ टैक्स इज 20%, दिस रेट शुड बी अप्लाइड टू एनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स डीम्ड नेसेसरी। खुद कह रहा है भाई, हर तरह की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में लगा दे। चकल कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मेजरिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट, लॉजिकली पार्शियल गुडविल है।
प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट में होता है कि एट एक्विजिशन जो नेट एसेट्स हैं, अगर लेट्स से आपकी 48% होल्डिंग है तो 52% होल्डिंग इसकी होगी इनसे। तो सिंपली गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं, नो इश्यू एट ऑल। डिस्कशन में आपने उसको बता दिया कि जी एडिशनल 18% होल्डिंग की फेयर वैल्यू लेंगे, पुरानी होल्डिंग को भी फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट का कैरिंग अमाउंट 127 का डिफरेंस बेसिकली पीएनएल में जा रहा होगा। तो बेटा गुडविल पे अगर मैं बात करूं तो बहुत इजीली इंशाल्लाह गुडविल आ जाएगी। हमारे पास बेसिकली जो फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है, फेयर वैल्यू ऑफ एडिशनल 18% होल्डिंग जो है वो 66 मिलियन, और हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ 30% होल्डिंग जो है, फेयर वैल्यू ऑफ 30% होल्डिंग, बेटा फेयर वैल्यू ऑफ 30% होल्डिंग जो है 127 है, गिवन है क्वेश्चन में। हम सिंपली लेस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन को हम सिंपली लेस कर देंगे, ठीक है। यहां पे हम ऐड करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रोपोर्शनेट में भी पता चल जाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए, टेंशन नॉट। बेटा क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उन्होंने बेसिकली नेट एसेट ऑलरेडी 348 हमें गिवन है, तो नेट एसेट्स 348 गिवन है, नेट एसेट्स, बेटा नेट एसेट जो गिवन है वो बेसिकली कितने 348 है। अब बेटा वन बाय वन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। लैंड में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लैंड में 10 की थी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लैंड 10, ओके। बेसिकली जो 15 है वो ऑलरेडी बुक्स में एडजस्टेड था कंट्रोल की डेट से पहले। 15 का जो राइज आया था वो कंट्रोल की डेट से पहले आया था, वो 2000 लेट्स से वो बेसिकली 31 मार्च X6 तक वो राइज ऑलरेडी आ चुका था। कंट्रोल अगले साल हमारे पास आया 1 अप्रैल X6 को, तो 15 मिलियन कोई हमारे लिए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं है। लॉजिकली वो 15 मिलियन और उस पे 3 की जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है उसका इंपैक्ट ऑलरेडी 348 में मौजूद है। एट एक्विजिशन जो बेसिकली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है लैंड की वो 10 है, इसकी वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी 2 की। तो हमारे पास जो टैक्स का रेट है बेसिकली वो डेफिनेटली कितना है 2 ही है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और टैक्स रेट 20% है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 2 की, इस लैंड की वजह से 2 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अगर मैं स्टॉक की बात करूं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, बेटा जो स्टॉक में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आई थी 131 माइनस 84 थी, दैट इज 47, इसकी वजह से भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आई हमारे पास। आप पूरा लिखिएगा प्लीज, 47 का 20% डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आती है 9.4। डेटाबेस एक इंटेंजिबल एसेट है जो ग्रुप अकाउंट्स में तो रिकॉग्नाइज होगा लेकिन इंडिविजुअल बुक्स में उन्होंने सही किया कि रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ रही है डेटाबेस की विच इज 5 मिलियन, और इस डेटाबेस के 5 मिलियन की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से भी क्या आएगा, एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी 1 मिलियन की। तो अगर मैं नेट एसेट एट एक्विजिशन की बात करूं तो 348 एट 10 हमारे पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है लैंड की, उसकी वजह से 2 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। 47 स्टॉक के अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, उसकी वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 9.4 है। डेटाबेस एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है 5 की, उसकी वजह से डेफर्ड टैक्स 1 है। इन सबको अगर हम नेट ऑफ करें तो हमारे पास जो नेट एसेट एट एक्विजिशन आते हैं 397.6 आते हैं। नेट एसेट जो हमारे पास आ रहे हैं वो 397.6। सिंस ये पार्शियल गुडविल मेथड है जिसमें हम एनसीए को प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट पे रख रहे हैं, तो आपने सिंपली एक काम करना है, जो 397.6 है इसका 52% बेसिकली हम एनसीए को देंगे। इवन तो हमारी होल्डिंग 48% है लेकिन उस 48% की बेसिस पे भी हमारे पास कंट्रोल है जो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। अब अगर बेटा इसका 397.6 का अगर आप 52% लें तो ये 206.752 आ रहा है, ये 206
6.752 आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके 206.8 कर लेते हैं, 206.8 कर लेते हैं। तो 66 प्लस 127 206.8, इसमें से हम लेस कर देंगे 397.6। लेट मी यूज द कैलकुलेटर। 66 प्लस 127 प्लस 206.8, अगर मैं माइनस कर दूं 397.6, तो ये गुडविल हमारे पास आ रही है बेटा 2.2 की। गुडविल आ रही है जी एट एक्विजिशन। गुडविल एट एक्विजिशन जो आ रही है वो 2.2 मिलियन की आ रही है। तो मैंने एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम में सितंबर दिसंबर 2021 का क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, रादर देन सॉल्विंग द एंटायर क्वेश्चन। उसमें ऑफ कोर्स बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरी इस वीडियो के बाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस बच्चे ने भी पूरी वीडियो देखी है अराउंड 40 मिनट्स की, इसके बाद अगर आप सितंबर दिसंबर के क्वेश्चन 1 का आंसर एक आध दफा भी देखेंगे तो आपको सारी की सारी डिस्कशन 100% समझ में आएगी। क्योंकि देखिए इसी क्वेश्चन को 3 घंटे के अंदर अगर मैं एक्सप्लेन करूं, वो कोई कमाल ही नहीं है, फायदा नहीं है, देयर इज जीरो बेनिफिट। इफ आई स्पेंड लेट्स से 2.5 आवर्स या 2 घंटे में अगर मैं आपको ये सवाल समझाऊं, देयर इज नो बेनिफिट। द बेनिफिट, द क्वालिटी इज आई शुड बी सेविंग योर टाइम। चीजें आई स्ट्रांगली बिलीव, ऑब्वियसली जो बच्चा ऑलरेडी कंसल्टेशन पढ़ चुका है, सारे आईएएस उसने पढ़े हुए, तो 100% उसको समझ में आना चाहिए। तो विद इन 40 मिनट्स जब एक काम आपका हो रहा है, तो व्हाई टू गिव 2 आवर्स टू द सेम क्वेश्चन। इसके बाद अगर आप इसका आंसर पढ़ेंगे, इट विल हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स, द जॉब इज डन, दैट्स इट। तो थैंक यू वेरी मच जी, जो भी ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, और जो बच्चे एनरोल्ड हैं वो तो देख ही रहे बेचारे, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू वेरी मच जी, टाइम निकालने के लिए, कि आपने टाइम निकाला, अपनी जिंदगी का कीमती टाइम निकाला हमारा लेक्चर अगर आपने एंड तक देखा। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे जी, हमारा चैनल भी आप लाजमी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं पर्सनली खुद आपको हमारे पास SBR उर्दू इंग्लिश दोनों में मिलेगा जी इंशाल्लाह, ATX उर्दू इंग्लिश दोनों में मिलेगा, AFM उर्दू इंग्लिश दोनों में मिलेगा, आपको F9 उर्दू इंग्लिश में मिल जाएगा हमारे पास। तो मैं आप अपना ASA का व्हाट्सएप नंबर भी अगर मैं लिख दूं, तो ये भी लिख देते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जी, ये 214 है, इसको सही कर लेते हैं भाई, जस्ट मिनट। ठीक है जी, और जो डायरेक्टली पाकिस्तान से हमारे साथ स्टूडेंट कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है जी, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं, आप इस पे व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव प्रोड्यूस पोजीशंस इन SBR प्रीवियसली, P2 के अंदर भी पोजीशंस हैं, F9 AFM उनमें तो वर्ल्ड पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह। आई टीच F5 एज वेल, उसमें पाकिस्तान में पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोड्यूस कर चुका हूँ। F6 में वर्ल्ड पोजीशन द वे बैक में प्रोड्यूस कर चुका हूँ। ATX में नंबर ऑफ पोजीशंस है, F7 में पोजीशन होल्डर्स है। तो सिंपली यू ज्वाइनिंग अस मींस इंशाल्लाह यू विल बी इन सेफ हैंड्स, आप कोई रिस्क नहीं ले रहे। तो सिंपली थैंक यू वेरी मच जी वाचिंग दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।